हेलो बच्चों, तो हम पढ़ेंगे अब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और हम पढ़ेंगे अब 11वीं की केमिस्ट्री। ठीक है, 11वीं की केमिस्ट्री में हमारा दूसरा चैप्टर हो चुका है और हम करेंगे अब पहला चैप्टर। यानी पहले हमारी जो शुरुआत चल रही थी तो हमने उसको ख़त्म कर दिया था दूसरे को। अब हम शुरुआत करते हैं पहले की। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ। ठीक है, अब रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, रसायन विज्ञान होती क्या है। ठीक है, यानी विज्ञान जो केमिस्ट्री होती है वो हमारी होती क्या है, तो उसको सबसे पहले हम समझते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के रासायनिक गुणधर्म तथा उसके संगठन का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो विज्ञान की परिभाषा रसायन विज्ञान की क्या हुई, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के विभिन्न रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में यही सारा कुछ दिया है इस चैप्टर में। ठीक है, रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, तो इसमें सबसे पहला आता है कृषि के रूप में। हेडिंग डाल के लिख दोगे तुम कृषि के रूप में, लेकिन ये पेपर में नहीं आते ज़्यादातर। ठीक है, इसलिए हम ऐसे ही बता रहे हैं। तो क्या है, पहले लिखोगे कृषि के रूप में। तो कृषि के रूप में क्या है कि जैसे बहुत सारे पदार्थ बने रसायन विज्ञान से, जैसे खाद बनी है तुम्हारी, यूरिया बनी है, ये सब कैसे रसायन विज्ञान से, तो ये कृषि के रूप में भी महत्वपूर्ण है। दूसरा है हमारे स्वास्थ्य के रूप में। ठीक है, अब स्वास्थ्य के रूप में जैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी दवाइयाँ बनी हैं इससे, तो वो भी स्वास्थ्य के रूप में रसायन विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला आता है तुम्हारा जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान के ग्रोथ, इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन हमारी जो मेन जो चैप्टर शुरू होता है वो होता है द्रव्य की प्रकृति से। ठीक है, यानी पदार्थ क्या है, पदार्थ की प्रकृति क्या है, पदार्थ क्या है। ठीक है, तो अब हम पहली हेडिंग डाल लेते हैं और इसको पढ़ते हैं। द्रव्य की प्रकृति पहले लिख लो। द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य की प्रकृति यानी द्रव्य क्या है, द्रव्य की प्रकृति क्या है, पदार्थ क्या है। ठीक है, यानी तो क्या है, पदार्थ क्या है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। अब मान लो मैंने ये डस्टर लिया, मैंने इसको हैंड पर रख लिया। ठीक है, तो क्या इसने कुछ स्थान घेरा, कुछ स्पेस घेरा। ठीक है, और इसमें कुछ ना कुछ वजन है, कुछ ना कुछ भार है, तो क्या है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है, यानी क्या करती है, स्पेस को घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी वस्तु हो सकती है, तो लिखो कोई भी वस्तु, परिभाषा लिख लो, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जिसमें कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है, तो क्या है, यानी कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। मान लो मैंने ये मार्कर लिया। ठीक है, ये मार्कर भी क्या है, इसे कहीं रखोगे तो कुछ ना कुछ स्पेस घेरेगा, कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, और इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। तो मान लो मैंने इसे ऐसे हैंड पर रखा तो इसने इतना स्पेस घेरा और इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान यानी कुछ वजन है, तो वो क्या कहलाएगी, ये वस्तु भी क्या है, मार्कर भी क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। अब पदार्थ, इसके आधार पर, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। पहले एग्जाम्पल लिख दो पदार्थ में, एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं।
जैसे पुस्तक, लकड़ी, पुस्तक, लकड़ी, कोमा लगाओ, और ले सकते हो पत्थर। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हमारे पदार्थ हैं। ये क्या है, पदार्थ हैं। अब पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो अब अगली हेडिंग डालोगे पदार्थ की अवस्थाएं। हेडिंग डालो पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं क्या हो जाएगा, ये पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, यानी पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो लिखो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कैसे लिखोगे, पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं। 3 अवस्था होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो नंबर 1 करके लिखो। नंबर 1 क्या होती है, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। नंबर 2 द्रव अवस्था। ठीक है, नंबर 3 गैस अवस्था। ये अवस्थाएं तुम 9th में भी पढ़ चुके होगे। ठीक है, 9th में भी थी तुम्हारी ये अवस्थाएं। तो ये क्या है, हमारी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इन अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ये रफ करते हैं हम। रफ करो इसको, चाहे पहले पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, ठोस अवस्था हो जाएगी। तो लिखो, पहले हेडिंग डालो ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। ठीक है, तो ठोस अवस्था में क्या होता है, क्या वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जिसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन यानी वॉल्यूम भी निश्चित होता है, तो उसे कहते हैं ठोस अवस्था। ठीक है, तो लिखो पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें जिसका आकार तथा आयतन दोनों, आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की वह अवस्था, ठीक है, जिसका आकार तथा आयतन दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, यानी वो फिक्स्ड होते हैं। जब तक हम उनको तोड़ेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, तब तक उनका आकार और आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में ये है मार्कर, ये कैसा है, ठोस अवस्था में है। ठीक है, अब जिसको हम जब तक तोड़ेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, तब तक इसकी आकृति और आकार नहीं बदलेगा। जैसा है तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो क्या है इसमें, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ठोस अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में इसमें लिख सकते हो। एग्जाम्पल में लिख दो लोहा, ठीक है, लकड़ी, कोमा पत्थर। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हमारे ठोस अवस्था के उदाहरण है। किसके, ठोस अवस्था के उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल है हमारे ये। तो ये हमने इतना पढ़ लिया था, अब हम इसको रफ करते हैं। ये हमारा 11th की केमिस्ट्री चल रहा है। अब
इसको रफ करते हैं। अब रफ करने के बाद हेडिंग डालो ठोस अवस्था के गुणधर्म या ठोस अवस्था के गुण। ठीक है, हेडिंग डालो ठोस अवस्था के गुण। ठोस अवस्था के गुण। ठीक है, तो गुण में क्या लिखोगे, यानी ठोस अवस्था नंबर 1 करके हेडिंग कर करके डाल के इसमें लिखेंगे क्या अवस्था जिसमें, ठीक है, जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। नंबर 1 करके हेडिंग डाल के लिखो। ठीक है, लिखो इस अवस्था में पदार्थ का आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 में क्या लिखोगे, पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा मान लो कोई पदार्थ है, ये कैसा है, ठोस अवस्था में पदार्थ है। ठीक है, अब इसके जो अणु होंगे, जो पार्टिकल होंगे, वो बहुत पास पास बैठे होंगे जैसे ये। ठीक है, ठोस अवस्था में जो अणु होते हैं बहुत पास पास बैठे होते हैं और ये अणु एक बल के द्वारा जुड़े होते हैं जिसे कहते हैं हम आकर्षण बल। क्या कहते हैं, आकर्षण बल। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें ये अणु बैठे होते हैं। ठीक है, ये कोई ठोस पदार्थ है, इसके अणु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। तो 1 नंबर क्या करके क्या लिखोगे कि ठोस अवस्था में अणु यानी कण बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, नंबर 2 करके लिखो इसमें। देखो ठोस अवस्था में पदार्थ के कण बहुत पास पास होते हैं। बहुत पास पास होते हैं। पास पास होते हैं। ठीक है, अब नंबर 3 में क्या लिखोगे, जो पदार्थ के कण होते हैं ना उनके बीच जो अंतराणुक स्थान होता है ना वो बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये पदार्थ है, इसके जो बीच ये हमारे कण होते हैं ठोस पदार्थ के, और ये बहुत पास पास बैठे होते हैं। कैसे बैठे होते हैं, बहुत पास पास बैठे होते हैं। ठीक है, पास पास बैठे का अर्थ होता है इनके दो अणुओं के बीच जो स्थान होता है ना, ये वाला स्थान जो होता है इसे कहते हैं अंतराणुक स्थान। अंतराणुक स्थान यानी जो इनके बीच अणुओं के बीच जो स्थान होता है ना वो कैसा होता है, बहुत कम होता है। किसके बीच, ठोस पदार्थों के बीच के अणुओं के बीच में जो कण होता है, जो रिक्त स्थान होता है, जो बहुत पास पास बैठे होते हैं, इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है। तो अगला नंबर लिखो। अगला नंबर क्या लिखोगे कि ठोस पदार्थ के ठोस अवस्था में पदार्थ के अणुओं के बीच, पदार्थ के कणों के बीच, ऐसे लिख लो, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है। रिक्त स्थान या अंतराणुक स्थान कुछ भी लिख सकते हो। रिक्त स्थान
बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। अब नंबर 4 में क्या लिखोगे कि इनका जो घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है, जितने छोटी सी जगह में जितने ज़्यादा अणु बैठे होंगे वो उसका घनत्व कहलाएगा। जैसे मान लो ये कोई छोटी सी जगह है, इसमें पास ठोस में क्या होते हैं, ठोस पदार्थ में अणु कैसे होते हैं, बहुत पास बैठे होते हैं। कैसे बैठे होते हैं, बहुत ही पास बैठे होते हैं। ये देखो। ठीक है। तो इनका घनत्व कैसा होगा, अधिक होगा। तो लिख दो अगला नंबर, ठोस अवस्था के पदार्थों का घनत्व अधिक होता है। ठोस अवस्था के पदार्थों का घनत्व कैसा होता है, अधिक होता है। घनत्व अधिक होता है। ठीक है। तो ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टी है। अब हमने ये पढ़ ली, अब रफ करो इसको। ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, आगे और पढ़ेंगे। पहले क्या करते हैं, हम इनको पहले थोड़ा सा नोट करो। नोट करने के बाद हम क्या करते हैं, इनको रफ करेंगे। क्या करेंगे, रफ करेंगे। ठीक है। तो अब देखो अगला, इसे पहले रफ करते हैं। 4 नंबर हो गए थे, अब 5वां लिखो। अगला नंबर लिखो। अगला नंबर क्या हो जाएगा, यानी 5th नंबर। 5th नंबर में क्या लिखोगे, इनके बीच जो आकर्षण बल होता है, मतलब आकर्षण बल क्या होता है, किसी भी जो भी ये अणु है, ठीक है, और ये दूसरा अणु है, ये तीसरा, ये चौथा, ये क्या होते हैं, आपस में एक बल के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। तो उसे कहते हैं अंतराण्विक बल भी कह सकते हैं या आकर्षण बल कह सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आकर्षण बल मतलब एक दूसरे को आपस में खींचते हैं, आपस में जोड़ के रखते हैं। ठीक है। तो उसे कहते हैं आकर्षण बल। तो वो क्या होता है इस पदार्थ में। ठीक है। तो लिखो, इस अवस्था के कणों के बीच ठीक है, आकर्षण बल अधिक होता है। कैसा होता है, अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है। नंबर 6, अगला नंबर लिखो। अगले नंबर में क्या लिखोगे कि इनको दबाया नहीं जा सकता, इनकी जो संपीड़ितता होती है बहुत कम होती है। ठीक है। यानी क्या है, कोई भी ठोस पदार्थ है और संपीड़ितता क्या कहलाती है, कोई भी चीज़ को दबा दो। ठीक है। दबाने के बाद क्या हो जाए, उसके आकार में परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए, आकार में परिवर्तन हो जाए। तो क्या हो जाती है वो संपीड़ितता। अगर आकार में परिवर्तन ना हो तो क्या संपीड़ित नहीं है वो वस्तु। ठीक है। तो इसमें लिखो अगला नंबर, इसमें इस अवस्था में संपीड्यता बहुत कम होती है। बहुत कम होती है। कैसी होती है, बहुत कम होती है। ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ ली थी, ये पढ़ ली थी हमने, यानी ठोस अवस्था। क्या पढ़ ली, ठोस अवस्था और ठोस अवस्था के गुणधर्म। ठीक है। हमने पढ़ लिया ठोस अवस्था और ठोस अवस्था के गुणधर्म। अब हम अगला पढ़ते हैं। अगली है हमारी द्रव अवस्था। क्या होती है, द्रव अवस्था। अगली हेडिंग डालो, इसे रफ करो। अगली हेडिंग डालो, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था
ये तुम 9th में ही पढ़ चुके होगे, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में है इसलिए हम करा रहे हैं, ठीक है। क्या है, 11th क्लास का जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस में ये अवस्थाएं हैं, इसलिए हम इनको करा रहे हैं। वैसे क्या है, ये 9th क्लास में तुम पढ़ चुके होगे, ठीक है। तो लिखो द्रव अवस्था, तो लिखो पदार्थ, वह अवस्था, ठीक है। इस अवस्था का आकार तथा आयतन, ऐसे लिखो, इस अवस्था का आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन आयतन तो निश्चित होता है इस अवस्था का, लेकिन आकार अनिश्चित होता है या निश्चित नहीं होता है। लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, तुमने देखा है जैसे हमने वॉल्यूम लिया, यानी कोई 1 लीटर द्रव क्या होता है, जैसे तुम्हारा द्रव में क्या क्या आ जाएगा, तुम्हारा ऑयल आ जाएगा, दूध आ जाएगा, ठीक है। ये सभी किसमें, तेल और ये दूध है, तुम्हारा शहद है, ये सब किस में आएंगे, द्रव अवस्था में आएंगे, ठीक है। तो द्रव अवस्था में जैसे क्या करते हैं, हमने कोई वॉल्यूम क्या होता है, जो हमारी मात्रा होती है, ठीक है। अब उस मात्रा को हमने ले लिया तो हमारा वॉल्यूम क्या हो गया, निश्चित हो गया। हमने मान लो 1 लीटर लिया, 2 लीटर लिया, जो भी लिया वो क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम क्या होता है, हमारा निश्चित होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसका और दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। आकार क्या है, जैसे मान लो हमने कोई भी 2 लीटर पदार्थ लिया, चाहे ऑयल लिया, ठीक है, चाहे हमने दूध लिया। अब उसका हमने क्या किया, किसी बोतल में भर लिया, तो वो क्या करेगा, बोतल का आकार ले लेगा। किसका, बोतल का। फिर हमने क्या किया, उसे किसी यानी मग में कर लिया, तो वो क्या करेगा, मग का आकार ले लेगा। अब जैसे हमने किसी बाल्टी में उसको कर लिया, तो वो क्या करेगा, बाल्टी का शेप, यानी बाल्टी का शेप ले लेगा। तो इसका अर्थ वो क्या हुआ कि उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन जो उसकी शेप होती है, जो उसका आकार होता है, वो निश्चित नहीं होता है। तो ये क्या है, हमारी द्रव अवस्था, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो इसमें। जैसे तुम्हारे तेल, दूध, ठीक है, तेल, दूध, पानी, ठीक है। तो ये सभी किस में आएंगे, द्रव अवस्था में आएंगे। क्यों, द्रव कौन होते हैं, द्रव वे होते हैं जब हम उनको किसी ऊंची सतह पर डाल दें और वो ऊंची सतह से नीची सतह पर बहने लगें, या कहीं गिरा दे तो वो क्या करने लगे, बहने लगे। जो बहने लगते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं, ठीक है। तो ये अवस्था हमारी द्रव की। अब इसकी प्रॉपर्टी और वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इतनी डेफिनेशन हो गई है।